करेंगे अजय भारती जी, फॉर्मर एमएलसी और बीजेपी के कद्दावर नेता। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है और विपक्ष को बड़ी आपत्ति है। उनका ये कहना है कि ये पोलराइजेशन की ओर संकेत है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, और मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो रूल्स का बड़ा इंतजार किया रहा था और जो वादा हमने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में किया था उसको पूरा किया गया। जो विपक्ष की बात है, विपक्ष आज परेशान है, उनको कोई मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हर एक चीज़ को वो इस पोलराइजेशन के नाम पर ऐसी चीज़ों पर करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि इन्हीं विपक्ष के नेताओं ने बार बार, एक बार नहीं कई बार इस मुद्दे को उठाया और सरकार से गुहार लगाई कि इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने तब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी से बड़े एक विनम्र निवेदन करते हुए कह रहे थे कि भाई इसको जल्दी कर दीजिए क्योंकि ये बड़ी दिक्कत है। समझने की बात है कि सीएए क्या है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट एक क्लाज को अमेंड करके जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिसकी वीडियोस, जिसके समाचार हम हर दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसे लोग जो बचकर, जान बचाकर, बहुत जोखिम लेकर जब देश में आते हैं तो वर्षों तक उनको कोई पूछताछ नहीं होती है। समाज के लोग उनकी थोड़े बहुत देखभाल कर पाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो सरकार का लगातार, वैसे सरकारों का रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनकी नागरिकता को प्राथमिकता के तौर पर, उनको जो उनको 4-5 साल हो गए हों, 6 साल हो गए हों, उनको यहाँ पर उनकी नागरिकता मिले और उनके मूलभूत सुविधाएं मिले। हमको ये समझने की जरूरत है, ये प्रोसिक्यूटेड है, उनके अस्तित्व को समाप्त है। बांग्लादेश या जो पहले जब पाकिस्तान के साथ एक ही थे तो लगभग 29% वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज, हिंदू, बौद्ध, सिख वगैरह सारे इंडिक रिलीजन्स वाले लोग रहते थे। क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान में है, जिंदा जलाया जा रहा है, गांव के गांव नष्ट किए जा रहे हैं, कोई भी बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उनको समाप्त किया जा रहा है। तो ऐसे लोग जब निकल कर आते हैं, किसी भी तरह से निकल कर आते हैं, तो उनको यहां पर नागरिकता देना ये हमारा कर्तव्य बनता है और उसी को थोड़ा सा तेजी के साथ उसको स्पीड अप करके उसको जल्दी उनकी नागरिकता मिले, ये सीएए है। बाकी अगर किसी भी धर्म का जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रही है कि ये जैसे मुसलमानों के खिलाफ है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आज भी जो नॉर्मल सिटीजन अमेंडमेंट, ये जो सिटीजन एक्ट है, उसमें अगर कोई मुस्लिम, जैसे हम एक बहुत बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं अदनान सामी का, जब उन्होंने अप्लाई किया उनको नागरिकता मिली, कोई और मुसलमान भी अगर करता है उसको रोका नहीं गया। ये वो लोग हैं जो जान बचाकर आए हैं। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में गुरुद्वारे को घेरा कर उनको जलाया गया, कितने लोग बचे। तो बड़ी मुश्किल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण वो वहां से निकल आए। ऐसे ही आपने देखा ननकाना साहिब में, वहां के जो ग्रंथी थे उनके एक भीड़ उनको घेर लेती है, उनको बेटी को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब वहां से निकलकर यहां पहुंचते हैं तो उनका मानवता के आधार पर और भारत का जो राष्ट्रीय चरित्र है उसके नाम पर उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनकी सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। इसलिए उस कानून को पार्लियामेंट ने पारित किया 2019 में, अब उसके रूल्स बन गए, वो अब लागू हो गया। तो उन पीड़ितों को तरफ देखना चाहिए, न कि ये जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, जो जिनको मालूम है कि अब वो वोट उनको जनता किसी भी और मुद्दे पर नहीं देगी, वो विकास पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी विकास को इतनी बड़ी ऊपर ऊंचाई पर लेकर गए, उसका वो मैच नहीं कर सकते। इसलिए वो इस तरह से एक विशेष समुदाय को भड़काना चाहते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, गलत जानकारी देकर कि भाई इससे अधिकार छीने जाते हैं। ये सिटीजनशिप देने का एक कानून है, अमेंडमेंट है, किसी से भी सिटीजनशिप छीनने का नहीं है। और इस बात को सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, हमारे आज ही अगर आप देखेंगे एक मौलाना साहिब है बरेलवी, रजवी साहब,
उन्होंने भी इसी चीज को बहुत विस्तार के साथ कहा है। ये जो अपना अजमेर में जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके जो नाजिम है उनकी तरफ से इसकी क्लियरिटी आ गई है कि ये किसी के विरोध में नहीं है, ये जो वो लोग हैं जो सताए गए हैं उनको सिटीजनशिप देने का। आपने मानवता का जिक्र किया तो इस मामले में फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भी मानवता के आधार से उस चश्मा पहन के देखना चाहिए। बिल्कुल, आपकी एक तरीके से बात सही है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। क्या वो वास्तव में वहां से लेकर देखे उनके एक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर चीन है, वो वहां क्यों नहीं जाते? इसमें एक बात आपको समझनी चाहिए जो भारत के लोगों के भारत के मनों में है कि एक विशेष तरह के जो भारत के विरोधी हैं, दुश्मन देश हैं, वो इसको यूज किया जा रहा है कि उनको इनके माध्यम से यहां पर वो अगर वो प्रोसिक्यूटेड होते सिर्फ एक ही चीज को लेकर तब तो कोई जहां पर वो आए पहले मान लीजिए बांग्लादेश, तो वहां से क्यों निकलते? फिर उनको एक साजिश के तहत यहां पर पुश किया जाता है और वहां पर उनकी प्रोसिक्यूशन अगर कही जाती है, हालांकि वहां पर जो बौद्ध हैं जो वहां के बाकी हैं वो उल्टा इल्जाम इन पर लगा लेते हैं, इसलिए वहां पर वो कोई ये नहीं है। तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिल बैठकर उसका एक तरीका से ये रहना चाहिए। यहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं ले रही है। और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे जैसे हमारे पास OIC के कंट्रीज हैं, उनको आगे आना चाहिए था। उस पर एक अगर वो देखे 57 कंट्रीज OIC के मेंबर्स हैं, अगर वो ले लेंगे तो 2-2 लाख 4-4 लाख लोग लेंगे तो शायद ये इशू ही नहीं बनता। लेकिन वो उसको अपने राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं जिसके कारण से ये एक इशू बना हुआ है और इसी में से कुछ लोग ऐसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण अगर देना चाहूंगा तो यूके का है, बांग्लादेश से ही एक लड़की वहां चली जाती है शमीमा बेगम नाम करके, और वो वहां से सीरिया चली जाती है, IS के साथ जुड़ती है और बाद में वो गुहार लगाती है कि मेरी सिटीजनशिप को समाप्त, वहां यूके वालों ने उसकी सिटीजनशिप समाप्त कर दी, वो यहां किसी को छीनने का प्रश्न नहीं है। तो ऐसा ये जो इकोसिस्टम है वो एकदम उसके साथ खड़ा होता है। तो ऐसे एप्रीहेंशंस फिर बनते हैं कि ये सिक्योरिटी का चैलेंज है। उस सिक्योरिटी के कंसर्न्स को देखते हुए जो कोई भी वास्तविक में रिफ्यूजी, मैंने अदनान सामी का ये दिया आपको, अगर उसको लगा कि उसके किसी कारण से उसको सिटीजनशिप दी गई, किसी को भी दी जाती है, एक प्रोसेस है, लेकिन ये जो बचकर निकले, अपनी जान बचाकर अपनी सब कुछ चीजें वहां पर छोड़कर आए, उनको उसी पैमाने पर नहीं लिया जा सकता है। और इसके बाबत एक 1950 में एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। भारत में तो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन हर प्रकार का मिला, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं मिल पाया और भारत सरकार लगातार विफल रही है उन माइनॉरिटीज के बारे में चर्चा करने में। अजय जी, सवाल ये उठता है कि 2019 दिसंबर में ऑलमोस्ट सारा इसको मंजूरी मिल गई थी जी, अब 24 चल रहा है, क्यों ना लोग सवाल उठाएं कि इसको भी आप राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसको भी वोट की राजनीति से तुलना करना चाहते हैं? मैं उल्टा बल्कि लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसा मानता हूं, इसलिए क्योंकि जब ही ये कानून बना था तो देश में एक तरीके से आग लगाने की कोशिश की गई, प्रवोक करने की कोशिश की। तो सरकार ने एक प्रोसेस लिया, सबके साथ बातचीत करते हुए सबको समझाने की कोशिश करी कि भाई इसमें से किसी को, क्योंकि तब क्या बिना पढ़े लिखे बिना जानकारी लिए रखे बताया गया कि ये नागरिकता को छीनने का कानून है। सरकार ने ये समय लगाया लोगों को कोशिश करके समझाने की कि भाई आप समझ लीजिए कि ये किसी भी का जो नागरिकता है उसको छीन नहीं रहा है। लेकिन जब सरकार उसमें सफल हो रही है, ऐसे में ये जो राजनीतिक जिनको अपने यहां पर अब कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो लोगों को प्रवोक गुमराह गलत जानकारी देकर करने की, भाई आप CA और NRC ये वो इधर की बातें करवा कर उनको प्रवोक कर रही है। अदरवाइज लोग जानते हैं, लोगों को समझाने में लिए समय लगाया गया कि ये सिर्फ कुछ जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको नागरिकता देने का है, किसी के छीनने का नहीं है, इसीलिए ये समय लगा। क्या आपको लगता है कि इसको विपक्ष मुद्दा बनाएगी जैसे शाहीन बाग हुआ था?
विपक्षितों को बनाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार सरकार भी उस हिसाब से तैयारी के साथ खड़ी है। सरकार को भी मालूम है कि कहां कहां करता है और सरकार ने ऐसे कदम भी उठाएंगे ही, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसे मुझे लगता नहीं कि विपक्षी इसमें सफल हो पाएगा। वो गलतफहमियां क्रिएट करने का पूरा कोशिश करेगा। लेकिन भारत की जनता, जिसमें से मुस्लिम समाज भी है, वो समझता है, क्योंकि ये विपक्षियों का दोगलापन है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाइना के एक प्रांत जिनजियांग में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, उन पर कितनी ज्यादती हो रही है। ये जितने भी विपक्षी दल हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर उनकी इसलिए ये उनका मुस्लिम प्रेम नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम समाज में कुछ जो एक तबका, एक ठेकेदारी का जो सिस्टम इन्होंने राज किया। आज कॉमन मुसलमान आम आदमी समझता है कि जो भारत सरकार कह रही है वो सही है उसमें, इसलिए वो इस बहकावे में नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आप पर जो आरोप लगते हैं वो इसकी टाइमिंग को लेकर के साबित करते हैं कि आप पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, आप महंगाई पर बात नहीं करेंगे, आप दूसरे दीगर इश्यूज पर बात नहीं करेंगे, और आपने लास्ट टाइम पर तुर्क का एक कफ फेंका। देखिए, ये भी बिल्कुल बेसलेस एक एलिगेशन है। इसलिए क्यों, आपने देखा होगा कि अगर हम पिछले ही दिनों में देखेंगे, प्रधानमंत्री जी देश भर का दौरा कर रहे हैं, तो वो किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? वो विकास पर। वो हमारे जम्मू में भी आ गए, श्रीनगर में भी आ गए, और उन्होंने वहां पर किस बात की? उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की। उन्होंने भारत को विकसित भारत बनाने में जो सबको योगदान करना चाहिए, ऐसी चीजों को लेकर बात की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात की। उन्होंने इतने सारे इश्यूज पर बात की। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन विपक्षी क्योंकि जानता है कि ऐसे उन मुद्दों पर, अभी कल जब द्वारिका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करे तो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण, मतलब एक बात कही, और जो वास्तविक में सच है कि आज हमारे पास 10-10, 20-20 कार्यक्रमों को इकट्ठा, उद्घाटन के कार्यक्रमों को, लोकार्पण कार्यक्रमों को इतना करना पड़ता, इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि इतने काम हुए हैं। पहले क्या होता था, आपने सिर्फ उद्घाटन, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे एग्जाम्पल है जिन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, चुनाव से पहले वो बिजली के खंभे लाकर वहां पर डाले जाते थे, चुनाव हो गए होते ही वो वापस उठाए जाते थे। तो इसलिए वो एक आध मुद्दे को लेकर चलते। यहां तो उद्घाटन और लोकार्पण इस पैमाने पर हो रहा है कि एक एक दिन आपको 10-10, 20-20 प्रकार के कार्यक्रम करने पड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास पर काम करना, विकास पर बातचीत करना, वो तो उनकी स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ यही है, क्योंकि हमने पिछले 10 वर्षों में भारत की जो विकास की रफ्तार थी उसको इतना तेज कर दिया, जिसमें से इंक्लूडिंग रोजगार है। रोजगार के लिए जितने भी आंकड़े, सिर्फ उसमें से सरकार, जो सारे सरकारें मानती रही है कि गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार नहीं होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे यहां यूनिकॉर्न्स ही इतने बने कि जितनी कल्पना नहीं किए जाते थे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपने श्रीनगर की रैली में देखा, हमारी बहनें खड़ी होकर बताई, जिनकी हमने जो बेकरी की शॉप चलाई, हमारे वो नाजिम जिसने बाद में प्रधानमंत्री जी के साथ अपना सेल्फी लिया कि वो एपिकल्चर बी हाइविंग का किस प्रकार से काम किया। विपक्ष कहते कि ये सब मैनिपुलेटेड था, और यहाँ पर जो महिला खुद को सेल्फ हेल्प ग्रुप की लीड बता रही थी, लीडर, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। मान लीजिए एक चीज, अगर उसने सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई काम किया तो इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, इसलिए उनको स्थान नहीं मिलना चाहिए, ये अन्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन एक को छोड़कर क्या बाकी सारे भी, मैंने जैसे भी बताया, जो श्रीनगर में जिन्होंने बात की, गांधरबल से जो बात कर रही थी बहन, जो ये नाजिम जो शोपियां से था, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? मैंने कहा ना, विपक्षी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। आप देख लीजिए, वो सीट शेयरिंग अपनी कर नहीं पा रहे हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। यहां पर भी जो गुटकार अलायंस के नाम पर इकट्ठे हो गए थे, वो बिखर चुके हैं। वो पब्लिक रैली नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, अगर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखेंगे, वो पूरे खड़े होकर चुनाव में हर घर तक जा रही है, तो विपक्षी कहां है? इसलिए वो मीडिया को यूज करते हुए, बल्कि यूज नहीं मिसयूज करते हुए ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि न्यूज में रहे। लेकिन
लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस है, अगर उसके लिए भारत को कोई तैयार कर सकता है और सारी दुनिया को कोई गाइडेंस दे सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए उन्होंने मन बनाया है कि नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बहुत भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकार ये क्षमा कीजिए मौलाना आजाद स्टेडियम की रैली में विकास की बात की और कश्मीर में भी बख्शी स्टेडियम में, लेकिन उन्होंने 370 का भी जिक्र किया कि 370 हमने हटाया, 370 सीटें हमें मिलनी चाहिए और 370 पर मूवी भी बन रही है। इस तरह की स्टेटमेंट नहीं, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं कि अगर वो काम 370 को हटाना जो एक तरीके से अकल्पनीय माना जाता था, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके, एक एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, ऐसे लोगों ने कहा था कि अगर वो 100 बार भी जन्म लेंगे तब भी नहीं कर सके। ये इतना बड़ा काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उसका श्रेय क्यों न ले। आखिर पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को याद दिलाना हमारा कर्तव्य है कि देखिए क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर की आवाम को उन बेड़ियों से उन जकड़न से आजाद कर दिया, ये उनको याद नहीं दिलाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है कि जो आपने अच्छे काम किए वो लोगों के सामने रखे और लोगों का काम है कि उनको अगर वो जचता है तो उस पर पुनः अपना राय दे, वोट दे, आशीर्वाद दे। तो इसमें विपक्ष को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो जानते हैं कि लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। आपने श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम की बात की कि बख्शी स्टेडियम में जितनी संख्या थी उससे ज्यादा उसके बाहर थी, उसका SKICC में। तो वो कौन थे? वो जिन लोगों के इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, वो सारे लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विपक्ष तो ये भी कहता है कि सारे सरकारी मुलाजिम थे, ये सारा शो ही सरकारी मुलाजिम को था। मेरा कहना है कि सुबह 4 बजे उठा करके मुलाजिमों को लाया गया जबरन। देखिए, ऐसा कोई मुलाजिम आज की डेट में इतना डरे हुए मुलाजिम नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़ा। पहले के सरकारों ने किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जो आपने वीडियोस देखे, जिस खुशी के साथ, जिस छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के हम प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो में लाल चौक पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कटआउट पर फेरन लगाकर व्यक्ति चूम रहा है। आपने देखा होगा कि डांस करते हुए लोग करें कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहनें किस प्रकार से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो ये जबरदस्ती ऐसा नहीं होता। जबरदस्ती मान लो आपने घोड़े को नदी तक लेकर तो गए, पानी आप जबरदस्ती नहीं पिला सकते। ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अंदर से आते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब यहां पर मकान बनाए गए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत, तो उसमें सबको जिसका हक था उसको मिला। अगर उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया तो वो चाहे लखपति था चाहे वो रोडपति था, सबको दे दिया और उन्होंने इलाज करवाया उसके तहत, तो उनको बेनिफिट मिला। उन्होंने पहली बार देखा सरकार लोगों के लिए काम करती है, इसलिए वो अपने उस प्यार को, अपने उस खलूस को, जो प्रधानमंत्री जी के लिए उनका रेस्पेक्ट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो जबरदस्ती हो नहीं सकती है और इतनी बड़ी संख्या में तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कर। तो अच्छा, प्रधानमंत्री अपने यहां पर एक दस बजे अगर वहां पर कार्यक्रम था तो उनको कुछ घंटे पहले सिक्योरिटी का ध्यान में रखो। और ये कहीं पर भी होता है, किसी भी सरकार में होता है, ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं होगा, ना आखिरी बार हो रहा है। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है उसका एक प्रोटोकॉल है। आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद वो आते, क्या किस लिए आते फिर? तो इसलिए अगर किसी को दूर से आना था, जल्दी निकलना पड़ा तो उसमें तो, लेकिन मैंने तो वो वीडियो भी देखे जिन्होंने कहा कि हम तो आज रात भर सोए नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते थे, उनसे बात करनी चाहते। हमारे प्रधानमंत्री तो इतने लोगों के लिए खड़े हैं कि वही जो मैं दोबारा बता रहा हूं, उस नाजिम का नाम, उसने पब्लिकली कहा कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री जी ने ऑब्लाइज करते हुए उसको बुलाया, हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में शायद वो नहीं होता, लेकिन उन्होंने करवाया। तो प्रधानमंत्री जी लोगों के साथ इस प्रकार से जुड़ते हैं, तो इसलिए ये विपक्ष या विपक्ष के समर्थक लोग कहेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन चुनावों में क्या आप रोजगार देने का वादा करेंगे?
क्योंकि आपके पास होगा 370-35 से 3 तलाक, राम मंदिर, अब तो CAA भी आपके पास आ गया है। देखिए, अगर आप सही मायने में अपने जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स और जो आगे हम जिसके नाम पर मैंडेट मांग रहे हैं, तो अगर उनको देखेंगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है और उसमें ये सारी चीजें आती हैं। वो है 2047 तक विकसित भारत बनाना। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे सरकार और किस नाम पर वोट मांग रही है। आपको मालूम है कि जो ये फॉसिल फ्यूल है, ये पेट्रोल वगैरह, ये समाप्त की ओर है। आप इसको आप एंडिंगली यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में ट्रांजिशन जो चाहिए, हमारे पास सोलर एनर्जी एक बड़ी सोर्स है। सोलर एनर्जी के को कैसे हम आगे आने वाले दिनों में टेप करेंगे, सरकार ने एक योजना बनाई। वो सिर्फ सोलर एनर्जी ही नहीं होगी, वो रोजगार जनरेट करने वाली एक ये होगी। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, सरकारी नौकरी सबको मिलेगी ये संभव नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए नहीं कर सकते, लेकिन सबको सम्मानजनक रोजगार मिले इसकी गारंटी सरकार देती है। वो ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा कर देती है, जो भी इनिशिएटिव लेकर अपनी तो मेहनत करेगा, जो भी हार्डवर्क करेगा, उसके लिए सम्मानजनक रोजगार का जो वातावरण चाहिए, चाहे उसको स्किल चाहिए। आपने देखा होगा, हमने एक विश्वकर्मा योजना सरकार ने चलाई कि जितने भी ट्रेड्स है उसमें न केवल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि आपको जो उसके लिए फाइनेंस चाहिए वो भी अरेंज किया जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन अब कोई काम ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि मैं घर में बैठकर ही मुझे सब कुछ मिल जाए, उसके लिए तो हम उनको फिर मिस्किन बोलते हैं। उनके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री राशन की योजना बनाई, जिस राशन को पहले की सरकारें गोदामों के सामने सड़ाती थी और शराब माफिया और बाकी लोगों को बेचती थी, उस अनाज का सदुपयोग करते हुए उनको भी फ्री खिला रहे, भूखे नहीं रहने देंगे। हाँ, उनकी ऐश अशरत गारंटी नहीं हो सकती है, लेकिन भूखे मरने नहीं देंगे। 80 करोड़ लोगों को आप ये अनाज मुफ्त दे रहे हैं। हाँ, क्या उनको लेथार्जिक नहीं बना रहे? नहीं बना रहे। मैंने इसीलिए मैंने दो चीजें बताई। एक, पहले अगर आप देखेंगे, खासकर मैं पंजाब और इस इलाके से जो इमेजेस अभी भी अगर आप देखेंगे गूगल पर निकलेंगे, स्टोर के जो कोल्ड स्टोर था उसके अंदर, या जो अपना फूड कॉर्पोरेशन के FCI के जो स्टोर्स थे, उनमें अनाज नहीं रखा जाता था। अनाज रेलवे प्लेटफॉर्म पर इस पर और त्रिपाल हटाया जाता था। इंक्वायरीज हैं कि एक बारिश में त्रिपाल को हटाकर एक बारिश आने देते थे, फिर उसको ऊपर त्रिपाल डालते थे, वो अनाज सड़ता था। उस अनाज को सड़न से बचाने के लिए, और वो जाता था कि माफिया के पास, जो ये बिचौलिए हैं, उसका सदुपयोग किया गया। जो लोग मेहनत करके भी, जो कोविड के दौरान, जो उसके दौरान जिनको अनाज की आवश्यकता चाहिए, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी आवश्यकता है, ये सिर्फ अनाज की नहीं है, घर, बहुत मेहनत करने के बाद घर बना नहीं पा रहे हैं, पक्का घर, तो प्रधानमंत्री जी ने उस आवास योजना को भी इस ढंग तीव्र गति के साथ लोगों तक पहुंचाया। रिकॉर्ड हाउसेस बने। तो इसलिए जल से नल, नल से जल, तो इस प्रकार की भी योजना, इस तरह से हर एक फील्ड में ऐसी योजनाएं बनाई गई। एक, जो वर्तमान में लोग हैं उनकी जो कष्ट है उनको कम किया जाए, उनको दूर किया जाए, और आने वाले दिनों में एसेट्स इस ढंग से क्रिएट किए जाए ताकि 2047 तक भारत का विकसित होना तय हो। भारत का विकसित होना माने भारत के हर नागरिक के पास जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उसके उपलब्ध हो। अजय जी, ये माना जाता है कि कश्मीरी अवाम या कश्मीरी मुस्लिम समुदाय जो है पावर के साथ चलता है। ये जो बख्शी स्टेडियम की रैली है, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगी? तो इसका मतलब सीधा यह है कि अभी तक भी जो लोग पार्टियां यहां पर शासन कर रहे थे, वो लोगों के मनों की वजह से नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए थे कि वो पावर में थे। अपोजिशन को यह तय करना होगा वो क्या कहना चाहते हैं। हमारा मानना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस रैली में बोला भी कि मेरा प्रयास है मैं आपके दिलों को जीतूं, और मुझे लग रहा है कि मैं कितना कामयाब हुआ हूं। कम से कम डायरेक्शन सही है। तो हम लोगों के दिलों को जीतकर, हम उनके सिर्फ इसलिए कि वो पावर में है इसलिए नहीं, हम अपने काम से उनके दिलों को जीतकर उनका वोट हासिल करना, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वोट निश्चित रूप से मांगेंगे। क्योंकि अगर हमने दोबारा इस तरह के काम करने, लोगों की सेवा करनी है, इसके लिए चुनकर आना जरूरी है। और लोगों से कह रहे हैं कि भैया अगर आपको और सुविधाएं चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बना दो। अगर पहले की सरकारों के चुनकर आप लाना चाहते तो जो पहले की सरकारों में हाल था, जो स्कैम
स्कैम्स हो रहे थे, जो गड़बड़ हो रही थी, अगर उसी को चाहते हैं आप तो वो आपके लोगों का निर्णय है, लेकिन हम उनके दिल जीत कर उनसे वोट लेना चाहते हैं। टनल के पार कमल का फूल खिल सकता है लोकसभा चुनावों में? हमारा विश्वास है कि इस बार निश्चित रूप से खिलेगा, हमारा विश्वास है, बाकी लोगों की मर्जी है। देखिए बारामूला सीट पे मैं कह रहा हूं हम 5 सीटों पर जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी अभी घूम रहे हैं, घाटी से लेकर सारे इलाकों में दे रहे, जो रिस्पांस उनको मिल रहा है, हमारी उम्मीदें एकदम बड़ी है। हमें लग रहा है कि लोग आशीर्वाद देंगे जरूर। अजय जी, अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं तो विधानसभा के चुनावों को लेकर क्या आपकी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारी साल भर हम सिर्फ खाली एक पॉलिटिकल पार्टी वोट 5 साल में एक बार वोट लेने के लिए नहीं होते हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए। तो इसलिए हमारे बूथ पर भी एक टीम रहती है जो 24 घंटे 12 महीने तैयार रहती है, लोगों के साथ संपर्क में रहती है। इसलिए जब भी चुनाव आयोग तय करेगा, हम रेडी है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, या जब डीडीसी बीडीसी पंचायतों का आएगा, हम हर चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबर।